हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपसे इस तरीके का कोई भी क्वालिटी कंटेंट मिस ना होने पाए। दोस्तों, इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहां मैं आपको लाइव मार्केट न्यूज़ से अपडेटेड रखता हूं। आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में आज यहाँ हमें एक अच्छा खासा ड्रामेटिक मूवमेंट देखने को मिला। शुरुआत में ही निफ्टी में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली और 17,000 यहाँ पे 635 के आसपास निफ्टी जो है अपना एक सपोर्ट लेता हुआ दिखा और फिर वहाँ एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। हरे निशान में निफ्टी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर से एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला और यहाँ पे दो बार निफ्टी लगभग 17,645 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखा। फाइनली निफ्टी की अगर क्लोजिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ निफ्टी लगभग 1% की गिरावट के साथ 17,671 की यहाँ पे इसमें क्लोजिंग दी है। निफ्टी में गिरावट के अगर फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो मुझे फैक्टर समझ में आ रहा है वो है इन्फ्लेशन, बढ़ते हुए कमोडिटी के प्राइसेस, जिसकी वजह से कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उसमें उनके मार्जिन जो है घटते हुए से दिख रहे हैं और ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट जो है सारी कंपनियों को एक अच्छा खासा हाई वैल्यूएशन दे रखा है। तो वहीं पे हमें जो है तो ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है क्योंकि उनके नंबर्स Q2 में उतने अच्छे आ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये वैल्यूएशंस जो है तो सेलिंग करके वहाँ पे उनकी कम की जा रही है। दोस्तों, ये इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आज का नहीं है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हमेशा से ही रहा है। कभी भी आप देखेंगे, चाहे पेट्रोल के प्राइसेस देख लीजिए, आप उसको कंपेयर करेंगे और आज की डेट से कंपेयर करिए, आप महंगाई को कंपेयर कीजिए, इन्फ्लेशन को कंपेयर कीजिए, पहले कितने थे, 10 साल पहले कितने थे, 15 साल पहले कितने थे और आज की डेट में कितने हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम रहती है, ये प्रॉब्लम हमेशा आती जाती रहती है और ये मार्केट का एक साइकिल है जो उतार चढ़ाव होता रहता है। तो इस गिरावट को हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। जो कंपनियां बहुत अच्छी हैं, फंडामेंटली बहुत अच्छी हैं, जहां पे हमें ऑर्डर बुक बहुत अच्छी देखने को मिलती है, उस कंपनी को हमें हर एक गिरावट में जो है तो चूकना नहीं है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप एक एक स्टॉक, दो दो स्टॉक या फिर कभी निफ्टी में अगर मान लीजिए 2-4% का करेक्शन हो जाए, जैसे आज 1% का हुआ, फर्दर अगर 1% का होता है तो वहाँ पे आप उस गिरावट में अपॉर्चुनिटी बनाएं। तो इस तरीके से आप जो है तो अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। इसके अलावा आपके अगर पोर्टफोलियो कभी 10% से डाउन आपको दिख रहे हैं तो वहाँ पे आप उस स्टॉक में एक स्टॉक या दो स्टॉक लेके एवरेजिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट में और ज़्यादा क्रैश दिखता है, निफ्टी करीब कभी 17,000 के भी मार्क को और नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो आपके वाजिब सी बात है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो और नीचे जाता हुआ दिख सकता है। तो जब कभी आपके किसी स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो वहाँ 20% की और गिरावट हो चुकी है, तो वहाँ पे आप फर्दर आप एवरेजिंग कर सकते हैं। तो गिरावट को इस तरीके से आप फ़ायदे की तरह इसमें यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर हम निफ्टी के अदर इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी 50 के अलावा निफ्टी बैंक में भी हमें लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप ऑलमोस्ट लगभग फ्लैट सा ही था, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 50 में यहाँ पे थोड़ी सी हमें एक उछाल देखने को मिली, लगभग आधे % की आप उछाल देख सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी इसके इंडिसेस हैं आपको वहाँ पे गिरावट ही देखने को मिलेगी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों की तरह आज के दिन भी एफआईआईज ने यहाँ पे ज़बरदस्त सेलिंग की है, लगभग 5,000 करोड़ की आप देख सकते हैं। लेकिन डीआईआईज ने आज जो है तो मार्केट को हर एक डिप्स में संभाला है। आप देख सकते हैं लगभग 4,000 करोड़ की यहाँ पे डीआईआईज की तरफ से हमें बाइंग देखने को मिल रही है। तो वो जो निफ्टी 17,635 और 17,645 का जो सपोर्ट लेते हुए दिखा है, तो कहीं ना कहीं डीआईआईज ने वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया है। तो दोस्तों, आज जो सबसे बड़ा ड्रामा हुआ वो आईआरसीटीसी में देखने को मिला। कल की वीडियो में मैंने कवर कर दिया था इसको, इसकी न्यूज़ को भी कवर किया था और उस न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो आज आपको यहाँ पे देखने को मिला है। स्टार्टिंग से ही आईआरसीटीसी में यहाँ पे लोअर सर्किट देखने को मिला 822 का, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 785 का था और यहाँ पे लगभग 730 का था और फाइनली यहाँ पे 685 का यहाँ पे लोअर सर्किट देखने को मिला। इतने लोअर सर्किट लगने के बाद फाइनली फिर यहाँ पे वैल्यू बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी बनी उसको लोगों ने यहाँ पे अच्छा यूज़ किया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ इनका जो सपोर्ट है वो लगभग 854 के आसपास बनता है और वही सपोर्ट जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखा है और आईआरसीटीसी वहीं लगभग 850 के आसपास एक रेजिस्टेंस खाता हुआ दिखा था। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि 850 तक ये प्राइस गिर सकता है, वहाँ आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। लेकिन जब ये न्यूज़ आई यहाँ पे जो टिकटिंग का जो कन्वेंस फ़ी यहाँ पे जो गवर्नमेंट 50% का चार्ज करने वाली जो न्यूज़ आई, उसकी वजह से एक और हमें अच्छी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है।
दोस्तों अभी भी बता रहा हूं मैं, क्योंकि स्प्लिट के जो शेयर्स हैं वो अभी भी लोगों के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए हैं। तो ये जो गिरावट है ये सिर्फ उस न्यूज़ बेस्ड गिरावट थी। अभी भी स्प्लिट की जो पोस्ट स्प्लिट जो प्रॉफिट बुकिंग बाकी है, मुझे लगता है वो एक गिरावट बाकी है। तो शायद ये स्टॉक प्राइस आने वाले टाइम में जब स्प्लिट के शेयर्स जब डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे तो हो सकता है कि 800 के नीचे एक बार और आपको जाता हुआ दिख जाए। ये मेरा सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, जो मेरा अपना पर्सनल खुद का जो एक्सपीरियंस है, मेरी एक एनालिसिस है, उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊँ, हो सकता है कि मैं सही भी हो जाऊँ, लेकिन ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि स्प्लिट के बाद भी एक इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और जिसकी वजह से इसमें एक और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं उस ड्रामे की कि ड्रामा हुआ क्या है। आईआरसीटीसी कंपनी के अगर ओनर की बात किया जाए तो यहाँ पे ओनर है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर इनके पेरेंट कंपनी की बात की जाए तो इंडियन रेलवेज हैं। इंडियन रेलवेज से ही ये कंपनी जो है तो बाद में लिस्ट की गई थी आईआरसीटीसी को एनएसई में। यहाँ पे अगर इनके कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिनके पास लगभग 67% का स्टेक आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आईआरसीटीसी की जो इनकम है वो सबसे ज़्यादा इनकम आपको रेवेन्यू में देखने को मिलेगी। रेवेन्यू और इनके माफ़ कीजिएगा, इनका जो रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा टूरिज़्म से, टिकटिंग से। उनका एक रेल नीर भी है जो आपको ट्रेन में आपने देखा होगा, पानी की बॉटल्स जो मिलती हैं, रेल नीर हो गए और टूरिज़्म। तो टोटल करके ये 4 सेगमेंट है। आइए मैं इनको एक बार एक डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैटरिंग हो गया, रेल नीर हो गया, इंटरनेट टिकटिंग हो गया और टूरिज्म हो गया। ये 2021 का डाटा है। आप यहाँ देख सकते हैं एक अच्छा खासा बिजनेस जो है आपको इंटरनेट टिकटिंग से देखने को मिलेगा। अगर आप इनका पुराना थोड़ा सा डाटा देखेंगे 2019 का, 2018 का, तो वहाँ आपको ये देखने को मिलता है कि लगभग 20% से लेकर के 30% का जो इनका रेवेन्यू है वो टिकटिंग से जनरेट होता है, और लगभग इससे थोड़ा सा और ज़्यादा मैं कहूँ तो वहाँ आपको शायद इनका जो कैटरिंग का बिजनेस है वहाँ उनसे आपको रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखेगा। तो गवर्नमेंट ने इस टिकटिंग के बिजनेस में जो भी इनका रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ इन्होंने 50-50% की शेयरिंग की बात की थी। यानी कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं 50% का जो रेवेन्यू है वो इसको अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आता है कि गवर्नमेंट ने टिकटिंग के ही बिजनेस को क्यों चूज़ किया। आप देख सकते हैं 2021 का ये टाइम है। आप 2020 का भी टाइम देखेंगे जब लॉकडाउन था। लॉकडाउन के समय में कैटरिंग के बिजनेस नहीं थे, टूरिज्म के बिजनेस नहीं थे। आपको बिजनेस देखने को क्या मिलेंगे, इंटरनेट टिकटिंग का। स्पेशल ट्रेन चलाई जाती थी, कितनी भी इमरजेंसी हो जाए ट्रेन तो चलेंगी ही, लोगों का आना जाना होगा इधर उधर। इमरजेंसी केसेस में लोगों को इधर उधर ट्रेन से तो आना जाना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कैटरिंग का बिजनेस ना चले, टूरिज्म का बिजनेस ना चले, लेकिन यहाँ से इनकम इनको मिलेगी ही मिलेगी। तो दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि ये एक अनस्टॉपेबल बिजनेस है जहां से अर्निंग हमेशा आती रहेगी, और गवर्नमेंट की नज़र इसी बिजनेस पर है। और वो चाहते हैं कि अगर कभी इनके इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में और इस सेगमेंट में लॉस हुआ, भले चाहे यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी अगर ओवरऑल दिखा दिया कि लॉस है, तो वो कंपनी जो है तो डिविडेंड नहीं दे पाएगी गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया, और उसका यही दिमाग था कि हम यहाँ से इनके रेवेन्यू में शेयरिंग कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में कभी यहाँ से लॉस हो, यहाँ से लॉस हो, यहाँ से लॉस हो, तब भी हमें इसका जो रेवेन्यू है, जो भी प्रॉफिट आएगा, रेवेन्यू आएगा, उसका शेयरिंग हमको मिलता रहेगा। तो कुल मिला के पैसा कमाने का ये एक अच्छा ज़रिया है। क्योंकि अगर आप कैटरिंग के बिजनेस में देखो तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके कैटरिंग होती है। रेल नीर के बिजनेस में देखो, यहाँ पे भी आपके इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, प्लांट लगते हैं। टूरिज्म की बात करो तो यहाँ पे भी कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी इन्वेस्टमेंट है अगर रहता है तो ठीक है, अदरवाइज कोविड जैसी कुछ कंडीशन अगर आ जाती है तो वहाँ पे भी ये बिज़नेस ठप पड़ जाते हैं। लेकिन टिकटिंग के बिज़नेस में आप देखो तो बिल्कुल आईटी जैसा बिज़नेस है। यहाँ आपको एक साइट होती है, एक सर्वर होती है, उसको सर्वर को मेंटेन करना रहता है, एक बिल्डिंग चाहिए, कुछ कंप्यूटर्स चाहिए, और बस ये बिज़नेस आपका चलता रहता है। तो दोस्तों इस बिज़नेस में आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक मेंटेनेंस लगता है छोटा मोटा, और ये बिज़नेस जो है एक अच्छा खासा आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट की नज़र जो है यहाँ पर पड़ी हुई थी। चलिए अब बात करते हैं हुआ क्या। जब यहाँ लोअर पे लोअर सर्किट लगा तो आप देख सकते हैं लगभग एक दिन में गवर्नमेंट को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान एक दिन में यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे डायपम ने जो है तो गवर्नमेंट के साथ कुछ मीटिंग की, और मीटिंग के बाद शायद उन्होंने कुछ समझाया होगा या गवर्नमेंट को एक अपना प्रपोजल दिया होगा, आइडिया दिया होगा कि इस तरीके से मार्केट कैप लूज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता है। और दूसरा एक पॉइंट उनका यहाँ पे जो इंटरव्यू में उन्होंने ये दिया कि चूँकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो भी 33% यहाँ पे हैं, उनके पास अभी स्प्लिट के शेयर्स आए नहीं हैं,
क्रेडिट नहीं हुए हैं, जिससे उनको एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो जब शेयर्स हैं ही नहीं तो वो यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है तो डाइपम ने यहाँ पे मिनिस्ट्री को दिया, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ने जो 50-50% शेयरिंग का जो अपना प्रपोजल था, जो भी ऑर्डर था या स्कीम था, जो भी कहें, वो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है विड्रॉ करते हुए दिखी, जिसकी वजह से यहाँ पे वापस से एक बाइंग हमें देखने को मिली। और आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस जो है तो लगभग दिन की लगभग 7%, 7.5% की गिरावट के साथ 845 रुपये पर अपनी क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों, इस तरीके का जो 50-50% का जो फॉर्मूला था गवर्नमेंट का, वो कंपनी के हित में बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि कंपनी का अच्छा खासा जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से मैक्सिमम पार्ट जब वो गवर्नमेंट को दे देगी तो कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए उस पैसे को कभी यूज़ नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो न्यूज़ इस कंपनी के लिए निगेटिव देखने को मिल रही थी। तो दोस्तों, फॉर द टाइम बीइंग अगर बात करें यहाँ पे, तो ये न्यूज़ जो विड्रॉ वाली न्यूज़ थी वो एक अच्छी न्यूज़ थी, जिसकी वजह से इस स्टॉक प्राइस में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन इन द फ्यूचर की बात किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये जो खतरा है ये हमेशा के लिए टल गया है। आने वाले टाइम में हो सकता है गवर्नमेंट ये ऑर्डर फिर से इम्पोज कर दे आईआरसीटीसी पर 50-50% शेयरिंग का। हो सकता है अभी स्प्लिट एक बार हो जाए तो कभी भी ये न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है, विद इन 1 मंथ, विद इन 1 ईयर, या शायद 2-3 ईयर डाउन द लाइन, या फिर शायद इलेक्शन से पहले। तो इस तरीके की न्यूज़ के लिए आप अगर शेयर होल्डर हैं तो इस तरीके की न्यूज़ के लिए आपको रेडी रहना होगा। और अगर फर्दर कभी इसमें गिरावट होती है न्यूज़ बेसिस पर, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे। अगर ये स्टॉक प्राइस आपको 700 के नीचे मिला है तो मुझे लगता है बहुत ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वहाँ पे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आज के डेट में हमें देखने को मिली है। अगर पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो जो रेवेन्यू लगभग 20,000 करोड़ का टिकटिंग से आता है, उसमें से अगर 67% देखा जाए तो लगभग 12,000 करोड़ के आसपास, या आप देख सकते हैं अगर इसमें 67 मैं परसेंटेज इसका निकालूं, वही लगभग 12 से 13,000 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट मिलने वाला था गवर्नमेंट को, वो मिलने वाला था क्वार्टरली। लेकिन अगर आज के डेट की बात किया जाए तो यहाँ पे कंपनी ने लगभग 15-20 हज़ार करोड़ तो एक दिन में ही लॉस कर दिया। यानी कि उसका भी अगर 20% 67% निकालें, फॉर एग्जांपल 20 हज़ार करोड़ के हिसाब से, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि 12-13 हज़ार करोड़ तो एक दिन में ही लॉस कर जाती है गवर्नमेंट। तो इस तरीके का यहाँ पे डिसीजन जो है तो थोड़ा सा नेगेटिव वे में देखा गया, जिसकी वजह से डाइपम ने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि ये डिसीजन अभी लेना सही नहीं है, ये टाइम सही नहीं है लेने के लिए। और प्लस जो स्प्लिट की न्यूज़ की वजह से जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को जो लॉस हो रहा था, उसकी वजह से भी ये न्यूज़ एकदम सही नहीं था अभी फॉर द टाइम बीइंग के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को रिवोक कर दिया है, विड्रॉ किया है। बट आने वाले टाइम में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो। फिलहाल के लिए अगर आप, मैंने यहाँ पे जो आपको लेवल्स बताए हुए थे कल मैंने बोला था 850 का यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हो सकता है पोस्ट स्प्लिट के बाद एक और गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिले, और स्टॉक प्राइस अगर 750 के आसपास जाता है, 780 के आसपास जाता है, तो मेरे हिसाब से 750 के आसपास वहाँ पर आप पोजीशन फ्रेश बनाने के लिए सोच सकते हैं। सो देयर इज़ एंड ऑफ द दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, टाटा, बाय बाय।